जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि ARO का जो एग्ज़ाम हो चुका है उत्तराखंड में, उस एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सब आपको कवर कराए जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं आप उन्हें देखते चलेंगे। कत्यूरों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस नाम से वर्णित थी? तो कत्यूरों की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर थी। और किस ताम्रपत्र से पता लगा? मैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? कत्यूरियों से। ये चीज़ मैं आपको ताम्रपत्र वाली वीडियो में सारे ताम्रपत्र पूरे उत्तराखंड के डिस्कस करा चुका हूँ, याद करा चुका हूँ ट्रिक से। आप उसे जो है जाके देख सकते हैं। तो कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस नाम से वर्णित थी? कार्तिकेयपुर नाम से वर्णित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका लाल कुआं नैनीताल में है। कहाँ पर है? राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लाल कुआं नैनीताल में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें पूछा था खटीमा परियोजना किस नदी पर है? एक साइड परियोजना लिखी हुई, एक साइड नदी है। तो खटीमा परियोजना किस नदी पर है? चिल्ला किस पर है? छिब्रो किस पर है? ढालीपुर किस पर है? तो खटीमा तो शारदा पर है, शारदा पर खटीमा है। तो A का 3 से देखो कहाँ मिला हुआ है, B और C में मिले हुए हैं। तो हम इसको भी हटा देंगे, ऑप्शन को, इसको भी हटा देंगे, यानी कि इन दोनों में से एक उत्तर होने वाला है। अब B पे चलते। चिल्ला परियोजना गंगा नदी पर है, यानी कि B कितने पे मिला हुआ है? 4 पे। तो B इसमें सेकंड पे मिला है, इस पर 4 पे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब आपको आराम से सारे उत्तर पता लग जाएंगे, यानी कि C छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर है और ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अन्य परियोजनाओं को देखते हैं। एग्जाम में आपको खटीमा पूछी थी, यदि आपसे टनकपुर पूछ ले तो वो भी शारदा नदी पर है, चंपावत में है। रामगंगा पूछे आपसे तो रामगंगा नदी पर है, पौड़ी में। और चिल्ला पूछी थी आपसे, ये भी गंगा नदी पर है, कहाँ पर? पौड़ी में है। और यदि आपसे पथरी पूछे, पथरी वाली किस पे है? गंगा नहर पर बनी हुई है, हरिद्वार में, स्वतंत्रता से पहले की है। ढालीपुर पूछी थी, ढालीपुर यमुना नदी पर है, कहाँ पर? देहरादून में है। यदि आपसे खोदरी पूछे, खोदरी यमुना नदी पर है। छिब्रो पूछे, छिब्रो खा वाली ट्रिक बनाई थी ना, खा या यमुना पर है, छिब्रो कहाँ है? टोंस नदी पर है। लखवाड़ कहाँ है? यमुना नदी पर है, लखवाड़ यमुना नदी पर है। ये नहीं देखो, खटीमा भी किस पे? शारदा नदी पर है, उधम सिंह नगर में। ठीक, यहाँ तक कवर हो जाएगा। यदि आपसे ढाकरानी पूछे तो आपको देहरादून मारना है। मोहम्मदपुर पूछे तो गंगा नहर हरिद्वार में स्वतंत्रता पूर्वक बनाई गई थी। और हाल ही में जो करंट में इंपॉर्टेंट में रही है, वयासी परियोजना जो यमुना नदी पर बनाई जाएगी 120 मेगावाट की, जिसमें लोहारी गांव देहरादून का पूरा जो है समा गया है, यानी कि यहाँ से जो है पलायन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्न में कौन सा क्षेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो आपको 4 ऑप्शन है, मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ट्रांस हिमाद्री भ्रंश और हिमालय अग्रक्षेप भ्रंश। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हिमालय के डिवाइडेशन से संबंधित, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इस पर कंप्लीट वीडियो बन चुकी है, यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धरातलीय विन्यास के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। ट्रांस, वृद्ध जिसको उच्च भी बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय बोलते हैं, दून द्वार, शिवालिक, फिर उसमें भावर, तराई और गंगा का मैदान। तो ये 8 डिवाइडेशन है। अब इनको रेखाओं के द्वारा कैसे अलग किया जाता है, अब उसको आपको ध्यान रखना है। सचर जोन जो होता है ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में है सचर जोन, यानी कि दोनों को अलग करने वाली रेखा, इसी को इंडो सांको भ्रंश भी बोलते हैं। 33 भ्रंश भी इसी का नाम है, सचर जोन। सिर से ऊपर देखो, सचर सिर पे है ना सबसे बिल्कुल, तो दोनों ऊपर के हो जाएंगे। उसके बाद MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट, उच्च हिमालय को लघु हिमालय से। तो एक क्वेश्चन पूछा था आपको, उच्च हिमालय से लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा मैन यानी कि केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट भ्रंश, थ्रस्ट मतलब भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये हो जाएगा आंसर उसका। यदि आपको मध्य हिमालय और शिवालिक के एरिया को पूछे कि इनको अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो फॉल्ट लाइन का नाम है उसका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक को भाबर से अलग करने वाली रेखा का नाम है HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो आपको चारों के चारों ध्यान रखनी है। देखो, सबसे ऊपर सचर जोन सिर पे होती है, फिर आपके सेंट्रल में दोनों के दोनों उच्च और मध्य, सेंट्रल वाला आ जाएगा। फिर मध्य से लेके शिवालिक वाले एरिया में मेन बाउंड्री, शिवालिक नीचे की साइड होता है ना बाउंड्री में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और भावर के बीच में HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये रेखाओं का डिवाइडेशन था। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाली रेखा
मुख्य यानी कि MBT मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय भ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। यदि आपको केवल एक पॉइंट पता है ना तो इसका आंसर आने वाला है। यदि आपको पता है ना हरिद्वार की साक्षरता सबसे कम है तो आपको किस में लगाना, आरोही। आरोही क्रम कौन सा होता है, अक्सर इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। आरोही आपका बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कम वाला लेंगे, उसके बाद ज़्यादा, तो सबसे कम हरिद्वार का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, ये साक्षरता का क्रम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दूधातोली शिखर, भागीरथी नदी, खटलिंग ग्लेशियर, रूपकुंड जो बागेश्वर, ये मिलान कर रखे हैं कि दूधातोली शिखर कहाँ है, गढ़वाल जनपद में, ठीक है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी। तो टिहरी पे जैसे मैंने ऐसे बनाना टिहरी, तो टिहरी पे कोई यदि भागेगा तो गिर जाएगी, तो भागेगा। भागीरथी बांध किस पर है, टिहरी नदी पर है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, ठीक है। उसके बाद खटलिंग, अब टी बनाओगे, खटलिंग, टिहरी गढ़वाल में है ये भी। रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है, रूपकुंड कहाँ है, चमोली में। मैंने बताया था आपको रूपकुंड में नहाकर शरीर पर क्या आती है, चमक आती है, तो रूपकुंड का है, चमोली में, तो इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा घुंगटी, पंचाचूली, नंदाकोट। अब आपको इनके बारे में नहीं पता है तो अलग बात है, लेकिन इसका जो सर्वोच्च शिखर है इसमें हरदेवल है। कौन सा है, हरदेवल है। इसके लिए मैंने फंडा ट्रिक आपको वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा सर्वोच्च शिखर, हरदेवल हो जाएगा, हरदेवल हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सर्वोच्च शिखर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जब हिमालय का डिवाइडेशन करते हैं, जिसे महान, वृहद, उच्च, सर्वोच्च, मुख्य हिमालय भी बोलते हैं, इसमें विशाल हिमनद पाए जाते हैं। फूलों की घाटी भी इसी हिमनद में पाई जाती है। इसकी हाइट 4500 से लेके उत्तराखंड में 78-17 यानी कि लगभग 8000 मीटर के लगभग है, और चौड़ाई इसमें 15000 से 30000 मीटर के बीच में है। यह ट्रांस हिमालय दक्षिण तथा लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि MBT द्वारा अलग होता है किससे, लघु हिमालय से। ये पॉइंट यहाँ से भी कवर हो सकता था आपका। अब राज्य में कुल 6 जिलों में पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, इन एरियो से ये फैला हुआ है। कौन सा, जो मेन हिमालय हमारा महान हिमालय है। अब इसकी प्रमुख चोटियाँ जो आपको याद रखनी है, नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च शिखर है कहाँ पर है, चमोली में, 78-17। उसके बाद कामेत है दूसरे नंबर पर 77-56 चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी पूछे आपसे तो 74-34 मीटर इसकी हाइट है, चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में जो है शेयर करती है। उसके बाद माणा 72-72, माणा ट्रिक बताई थी ना कि मेरा 72-72 चमोली में है। बद्रीनाथ 71-40 मीटर चमोली में है। त्रिशूल की ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, त्रिशूल 71-20, यानी कि त्रिशूल यदि किसी पर गिरेगा तो उसके एक साथ पीस कर देगा, पीस। तो आप 7 को इधर रखेंगे। 71-20 कहाँ पर है, चमोली में। सतोपंथ संत लग 84 बताया था, 70-84 संत 70-84 चमोली में है। द्रोणगिरी देखो, गिरी जब गिरेगी तो छेक सा हो जाएगा, जहाँ छेक से गिर जाएगी किसी की जेब में पड़ी होगी, तो 70-66 ये आपको ध्यान रखने थे, इंपॉर्टेंट्स हैं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सर्वोच्च शिखर हरदेवल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर दर्ज किया गया, किस जिले में दर्ज किया गया। तो सबसे ज़्यादा यदि आपसे SC का प्रतिशत पूछे और ST का पूछे तो आपको कहाँ लगाना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। तो यहाँ पे पूछा हमें ST का, तो ST सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, उधम सिंह नगर में। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, उधम सिंह नगर है। इससे रिलेटेड और डाटा देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछे सर्वाधिक SC वाला जिला कौन सा है तो वो हरिद्वार, याद रखना है। सबसे ज़्यादा SC यानी कि शेड्यूल कास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, हरिद्वार में। और न्यूनतम SC वाला जिला पूछे तो आपको चंपावत ध्यान रखना है कि यहाँ पर SC सपाचट है, चंपावत में सपाचट है, और सर्वाधिक SC कहाँ है, हरिद्वार में है। यदि आपसे पूछे नॉर्मल सर्वाधिक ST वाला जिला तो उधम सिंह नगर याद रखना है, और न्यूनतम ST वाला जिला रुद्रप्रयाग। न्यूनतम कौन सा है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पर एक भी ST नहीं है। अब आपको प्रतिशत के हिसाब से बताते हैं, प्रतिशत के हिसाब से आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं। देखो प्रतिशत में सर्वाधिक यदि आपसे ST पूछ रहा है, प्रतिशत में सर्वाधिक ST उधम सिंह नगर लगाना है आपको। और यदि आपको प्रतिशत में न्यूनतम ST पूछ रहा है तब आपको टिहरी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, टिहरी। टिहरी में न्यूनतम प्रतिशत वाले ST पाए जाते हैं और सर्वाधिक प्रतिशत वाले ST
उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ये आपको दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। यदि आपसे पूछे सर्वाधिक शिक्षित एसटी कहाँ है, देखो यहाँ न्यूनतम एसटी है ना, तो न्यूनतम है तो सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, तो सर्वाधिक शिक्षित एसटी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में। और न्यूनतम शिक्षित एसटी कहाँ होंगे, हरिद्वार में। सबसे कम पढ़े लिखे, साक्षरता भी यहीं की कम है ना, तो न्यूनतम पढ़े लिखे एसटी भी कहाँ है, हरिद्वार में। ये डाटा आपको याद रखना है। अब प्रतिशत में एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, बागेश्वर में, सबसे ज़्यादा बागेश्वर में। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है आपके एससी प्रतिशत के हिसाब से, देहरादून में। तो दोनों ध्यान रखने, बागेश्वर, ये बीडी वाले ध्यान रखने, बागेश्वर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से और सबसे कम एससी देहरादून में प्रतिशत के हिसाब से, जबकि ओवरऑल हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में। डाटा आप अच्छे से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 3 हैं और लोकसभा के 5 हैं। कितने लोकसभा के, 5 सदस्य हैं और राज्यसभा के 3 हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत कितने किए जाते हैं, ना तो 5 किए जाते हैं, ना 2 किए जाते हैं, ना 3 किए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। पहले 1 मनोनीत किया जाता, अब इसको भी हटा दिया गया है। अब इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है। देखो विधानसभा की कुल सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो 70 हैं। कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, जिनमें से 1 मनोनीत किया जाता था पहले राज्यपाल द्वारा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उस एंग्लो इंडियन सदस्य का जो मनोनीत किया जाना वो खत्म कर दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे 104वां संविधान संशोधन, मनोनीत जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसको खत्म कर दिया गया है। तो विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें रिजर्व हैं। कितनी सीटें रिजर्व हैं, 15 सीटें, जिनमें से 13 एससी की सीटें रिजर्व हैं और 2 एसटी की सीटें रिजर्व हैं। 2 में कौन है, नानकमत्ता और चक्राता। देहरादून की चक्राता, उधम सिंह नगर की नानकमत्ता। ये दोनों सीटें चक्राता, नानकमत्ता, ये दोनों आपको ध्यान रखनी, एसटी के लिए रिजर्व हैं। राज्य गठन से पूर्व विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में कितनी थी, यदि आपसे पूछे तो 22 थी। और विधान परिषद की पूछे तो आपसे कितनी थी, 9 थी। जबकि एक विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल गठन के समय पूरा हो जाता है, तब सदस्य केवल कितने भाग लेते हैं, 30 लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में पहला परिसीमन कब होता है, 5 नवंबर 2001 को पहला परिसीमन किया जाता है। कि इस परिसीमन के बाद ही कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 70। किसके आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब लोकसभा सीटों की बात करें कितनी है, टोटल 5 है। कौन कौन सी, हरिद्वार, इसका क्षेत्र छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा सीट है। पौड़ी की बात करें, इसका क्षेत्र बड़ा है लेकिन जनसंख्या में कम है। अल्मोड़ा लोकसभा ऐसी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। नैनीताल और टिहरी, ये सभी लोकसभा सीटें हैं। कितनी है, टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यानी कि इनमें से 3 सुमेलित हैं, जैसे हरिदत्त भट्ट सैलास, ये एक लेखक हैं। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं कालू मेहरा। एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट से रहा है, बिल्कुल सही है। जबकि केसी वाल्दे का संबंध पर्वतारोहण से नहीं है। तो आप बताएंगे कमेंट करके केसी वाल्दे का संबंध किससे था। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है, तो इसमें से 33% नहीं बल्कि इनको कितना % आरक्षण है, 50% आरक्षण है। जो कब मिला था, 20 मार्च 2008 को ये आरक्षण इनको दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें कितने % आरक्षण है, 50% आरक्षण है। किसके द्वारा दिया गया था, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, BC खंडूरी, भुवनचंद खंडूरी थे। निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो कुनिंद के जितने नरेश हैं यानी कि राजा हैं उनका पता होना चाहिए। विग्रहराज, पृथ्वीराज, कृष्णदेव राय, राम राय, अशोक चोल, कराचल देव, धनभूति, मोघभूति। तो कुनिंदों का सबसे जो प्रतापी शासक है मोघभूति, ये ध्यान है, तो आप इसका टिक आंसर लगा देंगे। अब हम कुनिंद नरेशों के बारे में, कुनिंद वंश के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो कुनिंदों में कुल 8 राजा हुए हैं। इसी को प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है, यानी कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सा वंश था, कुनिंद वंश था। जो इसके राजा थे वो किस उपाधि को धारण करते थे, महात्मन और भागवत की उपाधि को धारण करते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान करते चलेंगे। कालस्य विलेख में इनको मौर्यों के अधीन बताया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखो इसमें राजा के नाम लिखे ना, मोघभूति, विजयभूति, मरगभूति, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, इनका उल्लेख सबका कहाँ मिलता है, जिसका कालस्य विलेख का शोक का उसमें मिलता है। संरक्षक में यदि बात करें हम, संस्थापक में सबसे इसमें जो संस्थापक रहा है सुबाहु रहा है, स्वतंत्र शासक था, बाद में पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। संस्थापक का उल्लेख हमें महाभारत के युद्ध में पांडवों को सहयोग किया था वहाँ पर भी देखने को मिलता है। इनकी राजधानी श्रीनगर थी, जबकि सबसे पहले राजधानी इनकी कालकोट यानी कि कालसी पर थी। दूसरी इन्होंने कहाँ पर बनाई थी,
शत्रुघ्न नगर को बनाया था राजधानी के तौर पर। तो ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन है इसके, सुबाहु है। सुबाहु है, इनके पुत्र विराट हुए जिन्होंने विराटगढ़ी लाखामंडल में राजधानी बनाई थी। फिर इनकी पुत्री उत्तरा हुई जिनका अभिमन्यु से विवाह हुआ था। जो अभिमन्यु कौन थे, अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र था उसे अभिमन्यु कहते थे, यानी कि बलराम कृष्ण की बहन थी जो सुभद्रा, उससे विवाह हुआ था अर्जुन का, उससे पुत्र हुआ अभिमन्यु। और उसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, यानी कि अभिमन्यु से किसका विवाह हुआ था, जो विराट की पुत्री थी उत्तरा। अमोघ भूति के बारे में इसमें आया था क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, इसलिए इसके बारे में पूछा है। रजत व ताम्र मुद्रा मिलती है, अंकन मिलता है देवी मर्ग का, ये आप ध्यान रखने हैं। और इन पर क्या लिखा हुआ था, राज्य कुनिंदस अमोघ भूति महासज, तो महान शासक हुआ है, आपको ध्यान रखना है। खरोष्ठी ब्रह्मी लिपि में इसके जो हमें ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात किसका अधिकार हो गया था, कुनिंदों पर शक्कों का अधिकार हुआ था। ये ध्यान रखना है कि जो कुनिंदों के इसकी मृत्यु के पश्चात कुनिंद वंश पर किसने शासन किया, शक्कों ने शासन किया। और कुनिंदों के समकालीन ही एक वंश और चल रहा था, समकालीन कौन सा वंश था, वो यौध्य वंश था। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, जिसमें हम अशोक के काल से शिलालेख की बात कर लेते हैं। पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, 258 ईसा पूर्व का है। यमुना टोंस नदी के संगम पर जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वहाँ पर यह काल से अभिलेख मिला हुआ है। जगह कहाँ है, चकराता देहरादून में है। इसके लिए क्षेत्रों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद, जिसको आगे चलकर कुलिंद या इन्हीं की राजधानी कलकुट बनी थी। कालसी का पुराना नाम क्या है, कलकुट, वही राजधानी कुनिंदों की थी। यानी कि उस टाइम ये किसके समकालीन थे, मौर्यों के समकालीन थे। कौन, कुनिंद। मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, ये ऐसा उसमें लिखा हुआ मिलता है कालसी शिलालेख में। खोजकर्ता कौन थे, 1860 में फॉरेस्ट महोदय द्वारा इसकी खोज की गई। पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स प्रिंसिप को जाता है। और 14वां शिलालेख इनका कालसी नामक शिलालेख है जो चकराता में है। 5वां शिलालेख इनका जीवित परिवार का उल्लेख मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जब ये 9 वर्ष के थे। राजा नंदराज से इनका युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ, उड़ीसा में। तो 13वां शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कलिंग युद्ध कब हुआ था। फिर इन्होंने उत्तराखंड में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था, तो ये कार्यालय कब स्थापित हुआ था, जून 2006 में ये कार्यालय स्थापित हुआ था। अब भारतीय जो रिजर्व बैंक से संबंधित उत्तराखंड में कार्यालय, उसके बारे में हम अब महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है, जैसे वैट, उत्तराखंड में वैट वैल्यू एडिड टैक्स कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू होता है। कौन से नंबर का राज्य वैट लागू करने वाला, 22वें नंबर का। और जीएसटी लागू करने वाला 5वें नंबर का। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। राज्य योजना आयोग का गठन कब होता है उत्तराखंड में, तो 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन होता है। यदि आपसे पूछे राज्य का एकमात्र ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। राज्य में नाबार्ड की शाखा कहाँ पर है, तो राजपुर देहरादून में नाबार्ड की शाखा जो है स्थापित की गई है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब यदि आपसे पूछे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून में है। फिर आपसे पूछा कि राज्य में आरबीआई की उप शाखा का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में। और कब खोला गया था, ओपन हुआ था 30 जून 2006 को। तो आपको ऑप्शन दे रखा था उसने जून 2006, तो यहाँ से उसने क्वेश्चन पुटअप किया है। इसकी प्रथम बैठक 5 मई 2006 को मसूरी में भी हुई थी। अब यदि आपसे पूछे उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना 2006 में होती है, 3 बैंकों को मिलाकर। 3 बैंक कौन कौन से थे, अलकनंदा, गंगा जमुना और पिथौरागढ़ किसान बैंक, ये तीनों बैंक की स्थापना हुई थी। जब 2012 का समय आता है, 1 नवंबर 2012 का, तब इसका नाम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो जाता है। और इसमें एक बैंक और विलय कर दिया जाता है, जिसका नाम था नैनीताल अल्मोड़ा किसान बैंक। तो इसमें 4 बैंक हो गए हैं। 4 बैंकों का विलय करके उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 1 नवंबर 2012 को। और 3 बैंकों की स्थापना के साथ इसका नाम क्या था, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक 2006 में था। 2 या 6 3 बैंक थे 6 में, अब ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो जीएसटी आ गया, विधानसभा में कब पारित होता है, 2 मई 2017 को 5वां राज्य बना था। और लागू कब से होता है पूरे देश में, 1 जुलाई 2017 से। उत्तराखंड में नैनीताल बैंक की स्थापना पूछा आपसे, तो नैनीताल 2 नैन होते हैं ना, 2 नैन, तो 1922 2 करके आप ऐसे ध्यान रख लेंगे। 1922 में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, नैनीताल में। इंपॉर्टेंट डाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो CBRI, ये भी आपके रुड़की में है। फूलों की घाटी आपको पता है चमोली में है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, जबकि भैरव घाटी आपके उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इसमें से, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक
राजधानी बनाई थी। तो आलमनगर नामक राजधानी किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपके, देखो आलमनगर किसका प्राचीन नाम है? अल्मोड़ा का है। तो अल्मोड़ा में या अल्मोड़ा को बसाने का काम किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने किया था। तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी पुटअप कर सकते थे, बालो कल्याण चंद चंद्रवंश का महत्वपूर्ण राजा है जिसने आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा नगर को बसाया था। और यदि आपसे पूछे चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो सोमचंद था। कौन था? सोमचंद था। आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर में राजधानी किसने बनाई थी? अजयपाल ने बनाई थी। कौन था शासक? अजयपाल था। पवार वंश का शासक था अजयपाल। 37वें नंबर का शासक है अजयपाल, इसने राजधानी इसको बनाया था। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, यानी कि युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। काली, पूर्वी रामगंगा, कोसी या पश्चिमी रामगंगा? तो वो नदी थी आपकी पश्चिमी रामगंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होने के चांसेस है। पश्चिमी रामगंगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो किरात भी उत्तराखंड से संबंधित है, खस भी और जाट भी। जबकि संथाल जो आपके छत्तीसगढ़ झारखंड वाली साइड में पाए जाते हैं, ये वहाँ से संबंधित जनजाति है। तो इसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 को हुई थी। 1979 को हुई थी। 1979 को स्थापना हुई थी। अब उत्तराखंड क्रांति दल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, डेट के साथ ध्यान रखेंगे, 25 जुलाई 1979। इसने पर्वत जन विकास सम्मेलन भी हुआ था। 25 जुलाई 1989 में ही पर्वतीय जन विकास सम्मेलन भी हुआ था जब इसका गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछे जा चुके हैं, डीडी पंत यानी कि देवीदत्त पंत थे। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना और 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की मांग करना, पृथक राज्य के गठन की मांग करना इसका उद्देश्य था। यानी कि आपसे पूछे कितने पर्वतीय राज्यों को मिलाकर मांग की गई थी? 8 को मिलाकर की गई थी। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? तो 1987 को इसका जो है क्रांति दल का विभाजन हो जाता है। तब इसकी बागडोर काशी सिंह एरी के हाथों में चली जाती है। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष ने संसद में पत्र बम कब फेंका? तो उपाध्यक्ष थे उस टाइम त्रिवेंद्र पवार। इनके द्वारा 13 अप्रैल 1987 को ही पत्र बम फेंका गया था। यदि आपसे पूछे यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव कब रखा गया? तो जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा 1990 में यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? अब आपको उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए। लाखामंडल, देहरादून वाला इलाका, हरिपुरा और लाखामंडल, जौनसार, ये सब उत्तराखंड से रिलेटेड स्थान है। जबकि मतिपुर और मंडावर इसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो आपको अशोक के शिलालेख के बारे में सारी डिटेल दे दी गई है, आप सबको एक बार रीड कर सकते हैं। तो कहाँ पर है? कालसी, देहरादून में है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको हमने कवर कराए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।